डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा सर्वर। चले देखते हैं। तो हाँ, हम बात कर रहे थे बैटरी को कैपेसिटर से और बैटरी में क्या डिफरेंस है वो चीज़ डिस्कस करना चाहते थे। तो देख लेते हैं बैटरी और कैपेसिटर में मेजर डिफरेंस क्या है ये समझना है। क्या कि जब मैंने बैटरी को एक बल्ब से कनेक्ट किया तो क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी, मतलब चार्ज फ्लो होना स्टार्ट होगा यहाँ से करंट। ये भी यही काम करेगा कि करंट फ्लो होगी मतलब कि चार्ज फ्लो होगा, क्यू फ्लो होगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब क्यू फ्लो होना स्टार्ट होगा तो इसका क्यू कम होने लगेगा, और हमें पता है कि अगर इसका क्यू कम होगा तो वी भी क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, बट सी विल रिमेन कांस्टेंट। ओके, बैटरी की क्या खास बात है, बैटरी से जब चार्ज कम होने लगेगा तो बैटरी क्या होने लगेगी, डिस्चार्ज होने लगेगी। बट एक चीज याद रखना, बैटरी की खास बात क्या है, वी विल बी कांस्टेंट। ये सबसे बड़ा की डिफरेंस है, सबसे बड़ा की डिफरेंस है। और ऐसे स्ट्रेट कहीं पे भी नहीं लिखा होता, मैं आप लोग को बता रहा हूँ और अभी समझ जाओगे तो फीलिंग रहेगी प्रॉपरली। बैटरी और कैपेसिटर में क्या डिफरेंस है कि लेट्स से अगर आपने कैपेसिटर से एक बल्ब कनेक्ट किया है तो कैपेसिटर बल्ब वाले बल्ब को क्या प्रॉब्लम होगा कि जैसे जैसे चार्ज जाता जाएगा, यहाँ पर देखें, जैसे चार्ज जाएगा उसका पोटेंशियल भी कम होता जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, वो बल्ब स्लो डाउन होने लगेगा, मतलब डिम होने लग जाएगा। बट देखना, बैटरी की खास बात क्या है, जैसे चार्ज कम होता जाएगा बैटरी डिस्चार्ज जरूर होगी बट पोटेंशियल हमेशा उतना मेंटेन रखती है। तो मैं अगर बोल दूं कि 20 वोल्ट की बैटरी है तो बेटा ये बल्ब जब तक की बैटरी पूरी डिस्चार्ज नहीं हो जाती 20 वोल्ट ही मेंटेन रखेगा वो। बट कैपेसिटर की खास बात क्या है कि पहले जब एकदम 20 वोल्ट का कैपेसिटर है अगर, तो पहले 20 वोल्ट है, तुरंत 15 10 5 0 इस तरीके से काम होगा, मतलब बल्ब डिम होता हुआ करेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि बैटरी का काम क्या है और कैपेसिटर का काम क्या है। कैपेसिटर का काम है किसी भी चीज को स्टार्ट या ऑफ करने में काम आता है। मतलब समझे, स्टार्ट या ऑफ करने का मेरा मतलब क्या है कि बैटरी तो यार हमेशा फिक्स पोटेंशियल देगी। तो जितने भी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है जो घूमते हैं, जैसे मैं बात करता हूँ कूलर ले लो, फैन ले लो, जितने भी रोटेशनल चीजें हैं इन सब में क्या लगा होता है, एक कैपेसिटर लगा होता है। अब कैपेसिटर का काम क्या मैंने बताया, जैसे ही इसके पास चार्ज आएगा ये धीरे धीरे करंट पास करता है अपने पास में से। क्लियर? इससे बेनिफिट क्या होता है कि करंट आते ही सपोज उसकी जो मोटर है उसे अचानक से ऐसे जर्क नहीं लगता कि 0 थी और अचानक से एक 100 की स्पीड मिल गई। क्लियर? कैपेसिटर क्या करता है, जब कैपेसिटर के पास करंट आती है तो कैपेसिटर धीरे धीरे पोटेंशियल बढ़ाता है, जैसे जैसे चार्ज आएगा वैसे वैसे वो पोटेंशियल को बढ़ाता जाएगा और फाइनली जितना एकदम मैक्सिमम चार्ज आएगा उतना मैक्सिमम पोटेंशियल कर देगा। तो कैपेसिटर का ये यूज है, जबकि बैटरी हमेशा सेम पोटेंशियल देती है। तो सुन लेते हैं यार, ये सबको समझ में आया ना कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में, क्या पॉइंट है। चले कुछ लोगों से पूछ लेते हैं, कोई आंसर करे खुद से कि कैपेसिटर और बैटरी में मेजर डिफरेंस क्या है, फील हुआ या नहीं। कुछ लोगों को ये फील हुआ प्रॉपरली कि कैपेसिटर और बैटरी में क्या डिफरेंस है, तो एक्सप्लेन करें। हाँ सोया, बताए। सर कैपेसिटर में पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं होता है, मतलब ओके डिक्रीज होते जाता है। ओके और बैटरी में थ्रू आउट पोटेंशियल सेम ही होता है। ओके, तो इसका एक एग्जांपल कुछ कहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों डिवाइसेस को। ये बल्ब वाला ही ना सर? हाँ बल्ब ठीक है, ऐसे बल्ब से नहीं कैपेसिटर लगा देते हैं। रियल लाइफ में कहाँ देखने को मिलता है कैपेसिटर। चार्जर हाँ, में। फैन में वगैरह। ओके, चार्जर में। गुड गौरी। और अभी मैंने एक एग्जांपल बताया ना कि किस टाइप की डिवाइसेस में तो हमेशा ही मिलेगा। रोटेशनल। हाँ, जहाँ पे चीजें रोटेट होना स्टार्ट हो रही, जहाँ पे हमें सडन जर्क को बचाना है, मतलब कोई भी मशीनरी है वहाँ पे सपोज आप किसी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं तो ऐसा अचानक से नहीं हो जाना चाहिए कि सपोज एक एनर्जी आई और सडनली उसको 0 से 100 की स्पीड दे दी। तो इस वजह से वो चीज बार बार अगर होता रहा तो उसमें फैटिक फेलियर आ जाएगा, वो मटेरियल खराब होने लगेगा। तो इसलिए हम वहाँ पे क्या यूज करते हैं, कैपेसिटर। तो जब बंद होता है तो भी वो थोड़ा सा स्लो डाउन होते हुए होता है,
और जब स्टार्ट होता है तभी वो धीरे धीरे से रेज करता है। तो आप हमेशा देखते हैं फैन ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे तो वो स्टार्ट एकदम धीरे से करता है, फिर अपनी मैक्स स्पीड पर करता है। तो इस तरीके से चीज़ों को हम चेंज करते हैं। चले, तो ये बेसिक था यार कैपेसिटर और बैटरी में क्या डिफरेंस था, और ये काफ़ी यूज़ होता है आगे, तो ये फील आपको रहना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि कैपेसिटेंस निकालते कैसे हैं। तो यार कैपेसिटेंस निकालने का देखो सबको एकदम फाइनल और एकदम लास्ट मेथड बताता हूँ क्या, कि फॉर्मूला देखो Q इज इक्वल टू क्या है सी वी, तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा Q बाई सी। मतलब V के बहुत सारे फार्मूले आपने पढ़े हैं ना, V के फार्मूले, पोटेंशियल के फार्मूले लास्ट चैप्टर में याद है सब में, क्या है K Q बाई R रहता था। तो Q को छोड़ के जो बाकी 1 अपॉन में है उसी को क्या बोलेंगे, C बोल देंगे। तो अभी अगर मैं के क्यू वाला फॉर्मूला देखूं तो R बाई के क्या हो जाएगा हमारा, C की तरह काम आएगा। तो किसी भी तरीके से अगर आपको C निकालना है तो हम क्या फाइंड करेंगे, V। याद रखना है V निकालो, V का फॉर्मूला आएगा समथिंग, कुछ भी होगा हमें नहीं पता क्या होगा, इनटू Q। क्लियर। तो Q के अलावा जो भी अपॉन में होगा उसी को हम क्या बोलने वाले हैं, C। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। तो क्वेश्चन मेरा ये है, क्वेश्चन ये है फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। चले फाइंड करें सब लोग, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। अर्थ एक स्फीयर है, इसका आपको C फाइंड करना है। तो आप समझ जाएं क्या करना पड़ेगा, इसका हमें पोटेंशियल लिखना पड़ेगा। पोटेंशियल का फार्मूला याद है, एक सिंपल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए क्या आता था, के क्यू बाई आर। अच्छा, के क्यू बाई आर में के को भी लिख देते हैं, के क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर। अब क्या बताया मैंने, क्या करेंगे, कंपेयर कर दो। तो अभी सबको समझ में आया ना, कंपेयर किससे करते हैं, v इज इक्वल टू क्यू बाई सी से। तो यहाँ से पता चल गया कि सी का आंसर क्या आ गया, सी का आंसर आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब वैल्यू निकाल दो, मैथमेटिकल वैल्यू। तो मैथमेटिकल वैल्यू याद है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की होती है 9 इंटू 10⁹। तो वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की क्या होगी, उल्टा लिख दी। अब बात करते हैं अर्थ की, रेडियस की, तो ये होता है 6.4 इंटू 10⁶। क्लियर। अब इसे सॉल्व करो, तो आंसर अगर हम देखें, अगर आंसर नियरली सॉल्व करें तो 0.7 नियरली 0.7 इंटू 10⁻³ देख रहे हो कितना कम आ रहा है। इतने बड़े अर्थ का, याद है मैंने बताया था कि अर्थ पे तो बहुत सारा चार्ज आ सकता है इनफाइनाइटली, इतने बड़े अर्थ का भी कैपेसिटेंस जो है, ये चार्ज मत समझना, कैपेसिटेंस जो है वो अभी 1 फैरेड नहीं है, ये जो हुआ वो रेंज में नियरली अगर बात करें 700 माइक्रोफैरेड की रेंज में है। तो आप ये समझें कि रियल में फैरेड वगैरह तो बहुत ही बड़ा यूनिट हो जाता है, यूजुअली माइक्रोफैरेड या पिकोफैरेड, नैनोफैरेड यही चलते हैं। तो सब लोग को समझ में आया कि अर्थ का कैपेसिटेंस कैसे निकाल सकते हैं। किसी भी चीज का कैपेसिटेंस निकालना है हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, पोटेंशियल। हमें ढूंढना है पोटेंशियल और फिर क्या कराना है, कंपेयर। तो बताओ यार ये समझ आया कि नहीं, किसी को कुछ डाउट है इसमें तो बताओ। पक्का ये सबको समझ आ गया, चलो फिर देख लेते हैं। ओके, तो ये सेम एग्जांपल हमने सॉल्व किया है यहाँ पर, कि पहले हमें क्या पता होना चाहिए, v का फार्मूला पता होना चाहिए, उससे हमने फिर कंपेयर कराया हुआ है, जो रिमेनिंग चीज होगी वो क्या हो जाएगी, c बाई आर के फॉर्मेट से, और फिर फाइनली हम c निकाल लेते हैं वैल्यू वाइज, ये आ जाता है। तो यहाँ तक हमें ये क्लियर रहना चाहिए कि किस तरीके से C निकालना है, क्योंकि आगे हम यही पढ़ेंगे, C के वेरियस फॉर्मूले देखेंगे। तो पहला फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, क्या, फॉर्मूला नंबर 1 फॉर सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर क्या आंसर होता है, C का आंसर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये सबको याद रख लेना, पहला फार्मूला आपको मिल गया कैपेसिटेंस का। आपको सारे टाइप के कैपेसिटर का फार्मूला याद रखना पड़ेगा। चले, तो बात कर लेते हैं किस टाइप के कैपेसिटर्स हमारे पास होते हैं और हम फिर उनमें से वैल्यूज देखेंगे।
तो जो सबसे ज्यादा फेमस कैपेसिटर है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल है, स्ट्रेट है। दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं जो इसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होती है, उनके बीच में जो कैपेसिटेंस होता है उसको हम बोलते हैं कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा है स्फेरिकल कैपेसिटर, अभी जस्ट मैंने बताया ही क्या हो सकता है। तीसरा है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। और ये तीनों ही याद रखने हैं और आपके बोर्ड्स में भी है। तो एक चीज याद रखना है कि ये जो टॉपिक है ये आपके बोर्ड्स में भी है, तो थोड़ा सा आप इस चीज को ध्यान देंगे। चले बात करते हैं अब सॉल्व कैसे करते हैं, कैपेसिटर निकालते कैसे हैं। तो बात डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, कैपेसिटर निकालते कैसे हैं। चले लेट से मुझे सॉल्व करना है पैरेलल प्लेट का। मतलब ये दो प्लेट है जिन्हें मैंने कुछ क्यू चार्ज दे दिया हुआ है। तो कोई बताओ इन दोनों प्लेट के बीच, सपोज ये प्लस प्लेट है और ये माइनस प्लेट है, और इन दोनों के बीच डिस्टेंस है d, और इनको चार्ज दिया मैंने q, तो ये हो गया प्लस q और ये हो गया माइनस q। कोई बता सकता है पोटेंशियल कैसे लिखेंगे? इन प्लेट के बीच का पोटेंशियल कैसे लिख सकते हैं? आंसर करें, कितने स्टूडेंट्स आंसर कर सकते हैं इन प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल कैसे लिखेंगे? अभी लास्ट टॉपिक यही था कि स्फीयर में पोटेंशियल कैसे लिखना है, प्लेट में कैसे लिखना है। कोई आंसर करे प्लेट्स में पोटेंशियल कैसे लिखते हैं? के क्यू बाई आर वगैरह तो नहीं यूज कर सकते हैं, ये ध्यान दें। C कोई into Q, कैसे v इंटू? V equals to C into Q. अरे यार सी ही तो फाइंड करना है। सी फाइंड करने के लिए लॉजिक देखें, पहले देखें सब क्या करते हैं। हमें अगर सी फाइंड करना है एग्जाम में, ये सी फाइंड करना है, तो ये हम प्रीवियस लॉजिक से हम अपने जो प्रीवियस आइडिया है उससे फाइंड करते हैं क्या, पोटेंशियल। देन वी कंपेयर एंड फाइंड आवर सी। क्लियर? क्योंकि v के हर फॉर्मूले में q तो रहेगा ही, तो q को छोड़ के जो रहता है वो रहता है c। तो वो मैं बता रहा हूं कि पैरेलल प्लेट के लिए v कैसे लिखते हैं। तो v हम अगर लिख देंगे तो जो बचेगा उसको हम बोल देंगे कि ये इसके c का आंसर हो गया, इस प्लेट का कैपेसिटेंस। तो कोई मुझे बताओ, लास्ट ही हमने यार सीखा यार, बहुत गलत बात है, इसका मतलब आप लोग बिल्कुल नहीं पढ़ लिख रहे। सर हाँ बोले। सर वो इनर चार्ज और वो आउटर चार्ज लिख के, मतलब वो इनर चार्ज से कंपेयर करते हैं ना, नहीं लाइक डिफरेंस करके। हाँ डिफरेंस करके लॉजिक क्या था, मतलब याद है हमने दो प्लेट्स दी थी और बोला था कि यार इसको एक चार्ज दे दिया, इसको एक चार्ज दे दिया, फिर बाहर कुछ आ जाएगा, अंदर कुछ आ जाएगा, ठीक है। वो सब आने के बाद इन दोनों प्लेट के बीच में मान लो ये ए है और बी है, वी ए बी कैसे निकालते हैं वो मैं जानना चाह रहा हूँ। सर वी पहले हम is equals इलेक्ट्रिक to फील्ड E into निकालेंगे। D. हाँ वेरी गुड, ये पूछना चाह रहे थे, वी कैसे निकालते हैं? ई इंटू डी से। डन। अब ई का फॉर्मूला हमें पता होता है प्लेट के लिए, तो ये इस तरीके से काम करते हैं। तो अब बताओ ई कितना होगा, इस पॉइंट पर ई कितना होगा, कैसे निकालेंगे? इस पॉइंट पर दो प्लेट्स का ई होगा, प्लस वाले का राइट साइड और नेगेटिव वाला भी पुल करेगा, मतलब इस तरफ। तो अगर हम ई बात करें, ई हो जाएगा किसका, ई पॉजिटिव का प्लस ई नेगेटिव का। और प्लेट के लिए ई का फॉर्मूला क्या होता है? ई का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब आंसर कितना होगा कैपेसिटर के अंदर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बेटा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो कितनी हो जाती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें क्या चाहिए, v। तो अब v निकाल सकते हैं। अब देख लो यार v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब देखें v इज इक्वल टू होगा e इंटू डी। डन। और e कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब बताओ क्या प्रॉब्लम है, अभी q दिख रहा है क्या फॉर्मूले में? नहीं। तो याद है ना, सिग्मा को q की टाइप में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इज q बाई a। क्लियर? सो सिग्मा इज q बाई a एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब मिल गया ना जो हमें चाहिए था कंपेयर करने के लिए, v मिल गया और
Q मिल गया। तो थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, V इज इक्वल टू लिख देते हैं Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये सबको समझ आया ना कि ये जो D है वो उसको मैंने अपॉन में लिख दिया, तभी वो ऊपर आया। क्यों मैंने लिखा? बिकॉज वी आर गोइंग टू कंपेयर दिस। तो क्या हो गया? कंपेयर करने वाले हैं हम किससे? V इज इक्वल टू Q बाई C से। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ गया? यहाँ से C की वैल्यू हमें फाइनली मिल गई कि C की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो C की वैल्यू देखें क्या आ जाएगी। C की वैल्यू आ जाएगी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये हमारा फाइनली C की वैल्यू आंसर होगी। और बेटा इसे रटना है, तो बिल्कुल याद हो जाना चाहिए कि स्फीयर के लिए C का फॉर्मूला क्या था। मैंने बताया था ना क्लास 12 की फिजिक्स में, याद बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। C का फॉर्मूला बताया था मैंने कि नॉर्मल स्फीयर के लिए क्या था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यहाँ पे क्या है, A एप्सिलॉन नॉट बाई D। अच्छा, कुछ लोग अब कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये A है क्या। तो एक चीज देख लो यार, गलती नहीं कर देना। ये जो प्लेट्स हैं, ये प्लस है, ये माइनस है, तो इनके बीच का ये जो एरिया है, एरिया ए, ये नहीं है बेटा, ये नहीं है एरिया, ये गलत है। ये एरिया नहीं है। कौन सा एरिया है? प्लेट का एरिया है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, ये वो किस चीज का एरिया है? प्लेट का एरिया है, प्लेट एरिया। क्यों प्लेट एरिया क्यों है? क्योंकि ये याद है ना, सिग्मा को हमने लिखा है क्यू बाई ए, सिग्मा को, और हमने लिखा है सिग्मा को क्यू बाई ए। अगर हम बात करें तो सिग्मा को क्यू बाई ए लिखा हुआ है। क्लियर? तो ये समझ जाना है कि ये जो प्लेट ऐसे रखी हुई है, ये उस चीज का एरिया है। मतलब मैं यहाँ पे बना देता हूँ, अगर ऐसे 3D में प्लेट बनी हुई है, ये दो प्लेट्स हैं, ये, और ये प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव क्यू और एक नेगेटिव क्यू, और इनके बीच में कैपेसिटेंस है। तो ये जो एरिया है वो ये एरिया है, इस प्लेट का एरिया, इसके बीच के स्पेस का एरिया नहीं है। तो ये एक चीज सबको क्लियर समझनी चाहिए। तो ये एक बार डेरिवेशन देखें कि कैसे हम डिराइव करते हैं, और फाइनल आंसर भी याद होना चाहिए। तो अभी तुरंत देखें और तुरंत अभी सब लोग रिवाइज करें, याद करें इस चीज को कि यार सी का जो आंसर है वो क्या है, वो सब लोग याद करें। सी एकदम अच्छे से याद हो जाना चाहिए, कैसे सॉल्व किया, स्टेप्स भी याद होने चाहिए। तुरंत अभी रीड करें, और जो भी डाउट है तो मुझे बताएं। सर वो एरिया एक सेकेंड है, तुम्हारा वॉइस क्लियर नहीं है, क्या पूछ रहे हो, क्या एरिया? हाँ सुतोष, कुछ बोल रहे थे आप, कुछ डाउट था, बताएं। ठीक है, सब लोग पहले ये डेरिवेशन देख लें। कुछ डाउट रहता है, अगर कुछ लोग का माइक अगर वैसा वर्क नहीं कर रहा है तो आप चैट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं डाउट, मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। सर हम्म वो एरिया मतलब हमेशा दोनों प्लेट्स का सेम ही होता है? हाँ, दोनों प्लेट्स का सेम ही होगा, अदरवाइज इंड्यूस नहीं होगा ना। मतलब क्या, चार्ज स्टोरेज जो हम कंसिडर करते हैं, एक प्लेट ये और एक प्लेट ये रख ली, लेट्स से ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो कैपेसिटर के काम की जो प्लेट होगी वो सिर्फ इतनी ही होगी, ये वाली वेस्ट होगी। तो जो प्लस इंड्यूस करेगा नेगेटिव, वो सामने पे ही करेगा यहाँ पे। तो वो एरिया लिखते वक्त सिर्फ एक बार ही एक ही प्लेट का लिखेंगे या हाँ, फिर एक ही मतलब प्लेट का दोनों एरिया का ऐड? लिखते हैं, दोनों का ऐड नहीं करते हैं, जस्ट एक प्लेट का एरिया, बिकॉज दोनों प्लेट का एरिया हम सिमिलर कंसिडर करते हैं। तो ये जो प्लेट है इसका जो एरिया है, ये सरफेस एरिया, ये वो वही बस एक ही एरिया है। किसी एक प्लेट का लिखो, दोनों प्लेट का सेम ही कंसिडर किया जाता है। अगर अनइवन है तो जो मिनिमम वाला है वो एरिया लिखते हैं।
क्योंकि जस्ट अभी मैंने बताया वो बाकी एक्स्ट्रा एरिया वेस्ट हो जाता है। सर वो हमने कैपेसिटेंस मतलब चार्ज स्टोरेज के बारे में डिस्कस किया ना, हाँ हाँ तो वो चार्ज इन दोनों प्लेट में कहाँ पर स्टोर होगा? ओके, गुड क्वेश्चन। देखिए, चार्ज अगर हम बात करें कि यार ये स्टोर कहाँ पे हो रहा है चार्ज, तो वो देखना पड़ेगा। तो चार्ज स्टोर हो रहा है, आप अगर इनडायरेक्टली देखें तो सोचो आप इस को एज अ बैटरी यूज करने वाले हो, प्लस माइनस को एज अ बैटरी यूज करने वाले हो लेट से। तो ये चार्ज स्टोर कहाँ है आपको देखना पड़ेगा। तो कभी भी करंट तब फ्लो होता है जब पूरा सर्किट कंप्लीट होता है। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि चार्ज स्टोर तो इस प्लेट में होता है, ये प्लेट, इस प्लेट में, क्लियर। बट रियल में इस प्लेट में अकेले चार्ज स्टोर नहीं होगा जब तक कि क्या नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा यहाँ पे। तो मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल स्टोर होता है। मतलब इन दोनों के बीच ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसमें स्टोर है, यहाँ चार्ज स्टोर है, इस एयर में स्टोर है ये चार्ज। क्यों? क्योंकि इस एयर में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और मैंने बताया था ना, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उनके किसी भी दो पॉइंट के बीच में क्या रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। तो इसका मतलब वो चार्ज जो स्टोर है, जो पोटेंशियल स्टोर है, वो कहाँ स्टोर है, वो इस प्लेट में नहीं। चार्ज तो प्लेट में स्टोर है, बट जो उसका पोटेंशियल है वो इन दोनों प्लेट के बीच के स्पेस में है। इसलिए कैपेसिटेंस में देखो डी यूज हो रहा है, इन दोनों प्लेट के बीच का जो स्पेस है उसका एप्सिलॉन यूज हो रहा है। हाँ सर। ओके, चलो अब एक बात करते हैं कि लेट से अगर मैं इसमें एक मटेरियल भर दूं, डाई इलेक्ट्रिक भर दूं, तो क्या चेंज आएगा, कोई एक्सप्लेन करे। अगर मैंने इस प्लेट के अंदर एक डाई इलेक्ट्रिक रख दिया तो क्या चेंजेस आएंगे। वो नीचे एप्सिलॉन के उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा डाई इलेक्ट्रिक। ओके गुड। तो अगर मैंने यहाँ पे के रख दिया, एक डाई इलेक्ट्रिक के, तो याद रखना है कि स्टेप्स क्या होंगे वो मैं देख लेता हूँ कहाँ कहाँ चेंजेस आएंगे। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो Q अपॉन एप्सिलॉन होता है वहां पे K आ जाता है, मतलब K हमेशा एप्सिलॉन के साथ रहता है, ये देख के चलना है आपको। तो एट द एंड K कहाँ आएगा, यहाँ ऊपर आ जाएगा, क्लियर। तो ये सबको समझ में आ गया कि कैपेसिटेंस में अगर कोई मटेरियल रख दिया है तो क्या हो जाएगा, वो K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, K एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो सी का फॉर्मूला अगर कुछ डाई इलेक्ट्रिक रख दिया तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी का फॉर्मूला हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो ये सबको क्लियर है। अच्छा, अब ये याद है कि अगर अगर याद रखें कि लेट से इस कैपेसिटर में डाई इलेक्ट्रिक मैंने बताया वो पूरा नहीं भरे, लेट से डाई इलेक्ट्रिक भरते हैं सिर्फ इतना, तब क्या होगा। सो लेट से डाई इलेक्ट्रिक सिर्फ कुछ टी थिकनेस तक हमने फिल किया है, तो अब कोई बता सकता है कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लॉजिक क्या लगाया था हमने प्रीवियसली। सर वो डी की जगह डी माइनस टी होगा और फिर उसमें प्लस के के टी के टी, ओके वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। थोड़ा सा बस गलती है कि हमने, आपने अभी जो हमने वहां पे क्या फाइंड की थी, एयर इक्विवेलेंट, याद है, एयर इक्विवेलेंट आपने डायरेक्टली बोल दिया कि के टाइम्स टी हो जाएगा, ऐसा हर जगह नहीं है ना, वो एज पर दैट क्वेश्चन था एयर इक्विवेलेंट। यहाँ का एयर इक्विवेलेंट हम फाइंड करेंगे क्या, कि सोचो इस फॉर्मूले में मैं डी क्या रख देता कि आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाता पहले जैसा। तो अगर मैं बात करूं तो इस फॉर्मूले में आप रखते हैं एप्सिलॉन नॉट ए, डी को क्या रख देते हैं, डी बाई के रख देते हैं। अगर आप डी को डी बाई के रख देते हैं तो एयर में भी आंसर वही आ जाता जो कि किसी मटेरियल पे आया हुआ है। इसका मतलब इस कैपेसिटर वाले सिनेरियो के लिए, कैपेसिटर वाले सिनेरियो के लिए टी थिकनेस का एयर इक्विवेलेंट क्या होगा, टी बाई के, ये याद रखना है। तो एज पर द क्वेश्चन डिमांड होता है, वहां पे क्या था, एप्सिलॉन नीचे था, इसलिए तुरंत आपने ये रूट के टाइम्स रख दिया था, याद है ना। फोर्स में हमने रूट के टाइम्स आर रखा था, जिससे हमें पता था कि स्क्वायर होके फॉर्मूला सेम आ जाएगा। अगर यहाँ पर हम देखें तो हमें क्या रखना पड़ेगा, डी बाई के रखना पड़ेगा, जिससे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सेम। तो मतलब कि टी थिकनेस का एयर इक्विवेलेंट क्या होगा, टी बाई के। अब फाइनल फार्मूला बताओ मुझे, कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा, फाइनल फार्मूला क्या बनेगा, C इज इक्वल टू क्या बनेगा,
एप्सिलॉन नॉट ए बाई, अगर ये के मटेरियल का टी थिकनेस का रखा हुआ है तो क्या आएगा, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई पहले क्या होगा एयर, यहाँ पर क्या है एयर है, तो एयर में क्या है डी माइनस टी, डन, प्लस अब हमें एयर इक्विवेलेंट रखना है, तो टी थिकनेस का एयर इक्विवेलेंट क्या हो जाता है टी बाई के, तो ये फॉर्मूला बन जाता है सी का। तो यार इसमें किसी को कुछ डाउट है तो बताओ, ये फॉर्मूला सबको समझ आया कि सी का ये फॉर्मूला होगा। अच्छा थोड़ा सा इसे और थोड़ा सा डेकोरेशन दे देते हैं यार, डेकोरेट करते हैं इस फॉर्मूले को। कई बार कई बुक्स में ऐसा डायरेक्ट नहीं लिखा होता है, तो कुछ ऐसा लिखा होता है एप्सिलॉन नॉट ए डी प्लस टी 1 माइनस 1 बाई के, ऐसे भी लिखा होता है, तो टेंशन नहीं लेना है। एक मिनट, मैंने क्या लिख दिया, गलत तो नहीं लिख दिया, टी बाई के नेगेटिव आएगा यहाँ पे ये, तो कई बुक में कुछ इस तरीके से भी लिखा होता है, तो टेंशन नहीं लेना है। सेम चीज लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ डी को अलग कर दिया है और माइनस टी कॉमन ले लिया है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि के की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी हमेशा, और इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। डन, क्लियर एवरीवन। तो ये वाला पार्ट समझ में आया क्या, एयर इक्विवेलेंट वाला, किसी को कुछ डाउट है एयर इक्विवेलेंट को लेके? सर मतलब वो के जो है वो हमेशा एप्सिलॉन नॉट के साथ ही लगेगा? हाँ, के हमेशा एप्सिलॉन नॉट के साथ ही रहता है, तो इस फीलिंग के साथ ही हमने ये चेक किया है कि अगर मुझे ये फॉर्मूला बनाना है तो हमने ये फील किया है कि हमें डी बाई के रख देना पड़ता। अगर हम फॉर्मूले में डी बाई के रख देते हैं तो हमारा आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आता जो हमें चाहिए था। तो इससे पता चलता है कि डी डिस्टेंस का एयर इक्विवेलेंट होता है डी बाई के। तो टी डिस्टेंस का एयर इक्विवेलेंट अगर मटेरियल रख दिया है तो क्या हो जाता है टी बाई के। किसी को कुछ डाउट इसमें, इस कैपेसिटर वाले सेक्शन में? ओके यार, मैं बता रहा हूँ नोट्स जरूर बना लेना, और नोट्स बनाते समय याद करते चलना यार प्रॉपर। तो ये सारे फॉर्मूले एकदम याद हो जाने चाहिए, एग्जाम में एकदम डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि ये के थिकनेस का इतना है तो क्या होगा, तो डायरेक्टली ये आना चाहिए आप लोग को यूज करना। तो काफी सारी चीजें हमने डिस्कस कर दी, एक लास्ट बात डिस्कस करते हैं, क्या होगा अगर, याद है मैंने बार बार बोला था कि अगर डाई इलेक्ट्रिक में मेटल लगा देंगे, तो मैं कैपेसिटर में आपको समझाऊंगा कि क्या फर्क पड़ने वाला है। देखो सपोज ये कैपेसिटर है प्लस क्यू और माइनस क्यू, और अब मैं यहाँ पर एक वायर कनेक्ट कर दूं, क्या वायर, तो होगा क्या, तो ये बताओ कि अगर मैंने वायर कनेक्ट कर दिया तो क्या कभी इसमें चार्ज स्टोर होगा क्या, नहीं। आप प्लस दोगे पूरा चार्ज कहाँ चला जाएगा, माइनस के पास। इंड्यूस होगा क्या कभी, नहीं। याद है ना बताया था प्लेट्स में, अगर प्लेट्स को वायर से कनेक्ट किया तो जो इनसाइड का चार्ज होता है वो पूरा चार्ज क्या हो जाता है, फ्लो हो जाता है, और क्यू इनसाइड क्या आंसर आता है, 0 आता है। तो इसका मतलब ये समझना है कि अगर आपने वायर कनेक्ट की तो अंदर कोई भी चार्ज नहीं बचेगा, मतलब कोई भी चार्ज आएगा ही नहीं, पोटेंशियल आएगा ही नहीं उसमें। तो देखना है कि इस कैपेसिटर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं आ रहा, चाहे आप इनफाइनाइट पोटेंशियल लगा दें। क्लियर, तो क्यू हमेशा क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। क्यू हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, चाहे आप कितना भी पोटेंशियल लगा दें, यहाँ पर कितना भी पोटेंशियल लगा दें। तो ये चीज होता है कि वायर से कनेक्ट करने के वजह से पूरा चार्ज वायर के थ्रू फ्लो हो जाता है और कोई भी चार्ज स्टोर नहीं होता है। तो स्टोर का मतलब क्या है, स्टोर का मतलब यहाँ पर ये है कि सोचो अब मैं इसे चार्ज दूंगा, मैंने 100 चार्ज दिया तो ये पूरा 100 चार्ज पास कर देगा ना। मैंने इसको इनफाइनाइट चार्ज दिया तो ये पूरा चार्ज क्या कर देगा, इनफाइनाइट चार्ज पास कर देगा। तो इसलिए ये बोला जाता है कि अगर इसमें मटेरियल में हमने एक वायर वगैरह कुछ भी कनेक्ट कर दी तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। कैपेसिटेंस इनफाइनाइट का मतलब ये है कि ये चार्ज पोटेंशियल कुछ भी जनरेट नहीं करेगा। आप इनफाइनाइट चार्ज दे दो, पोटेंशियल हमेशा क्या आएगा, 0। कभी भी ये बैटरी की तरह काम कर ही नहीं सकता, पोटेंशियल क्या रहेगा, ऑलवेज 0। पोटेंशियल विल रिमेन ऑलवेज 0। तो इसका मतलब सी क्या है, वहां पर इनफाइनाइट है। क्यों, कुछ भी रख दो, वी का आंसर हमेशा क्या आना चाहिए, 0। बैटरी बन ही नहीं सकती है। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि जो डाई इलेक्ट्रिक होता है कोई भी मटेरियल का,
उसका के क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। चले तो अब हम अपने सेक्शन में चलते हैं, थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। सर हाँ बताएं। वो मतलब उधर पोटेंशियल 0 होता है ना, मतलब फिर वो चार्ज फ्लो कैसे होगा? लाइक फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ना। हाँ नहीं, वही पॉइंट है कि चार्ज फ्लो हो रहा है विदाउट एनी पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वायर के थ्रू फ्लो हो रहा है, वहां पे पोटेंशियल की जरूरत नहीं है। आप देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये बोलना चाह रहा हूँ, सपोज ये एक वायर है, इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगा दिया, क्लियर, तो ये चार्ज फ्लो होगा, डन, पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैं ये बता रहा हूँ कि आप इसको इनफाइनाइटली चार्ज दो, कुछ भी चार्ज इसको दो, ये चार्ज डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पर पहुंच रहा है वायर के थ्रू, वायर का इसमें रेजिस्टेंस हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो वो जो फ्लो ऑफ चार्ज आप बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं आप करंट की, क्या करंट को फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होगा चार्ज फ्लो का। हम यहाँ पे सिर्फ कंडक्शन डिस्कस कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, कंडक्शन की जो चार्ज का कंडक्शन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा एयर में चार्ज रहेगा नहीं, क्यों, क्योंकि फील्ड ही नहीं रहेगी, डन। तो कॉस देखना है, v कैसे आया, आपने v कैसे सॉल्व किया, सर e इंटू डी से, डन, v कैसे सॉल्व किया, e इंटू डी से। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पर आप कितना भी चार्ज रखो, प्लस क्यू माइनस क्यू, अगर वायर से कनेक्ट किया तो पूरा चार्ज फ्लो हो जाता है ना, मतलब न्यूट्रलाइज हो जाता है प्लस और माइनस चार्ज, कुछ भी नहीं बचता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी क्या, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी जीरो। जैसे ही वायर से कनेक्ट करते हैं, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो हमने देखा था कि प्लेट को अगर वायर से कनेक्ट करते हैं तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, तो पोटेंशियल भी क्या रहेगा, नो चेंज, अगर जीरो है तो जीरो ही रहेगा। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए साफ पता चलता है कि वायर से कनेक्ट करने की वजह से क्या हो गया, सी इनफाइनाइट हो गया। मतलब अगर ये दो प्लेट्स हैं, आप इनके बीच वायर भी मत भरो, क्या भर दो, मेटल भर दो, तो मेटल वर्क्स एज अ वायर। तो ये दो प्लेट है और बीच में कोई भी मेटल भर दो, कोई भी मेटल फिल करो, क्या होगा, पूरा चार्ज प्लस वाला माइनस वाले को न्यूट्रलाइज कर देगा। ओवरऑल कोई भी पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, जीरो ही रहेगा पोटेंशियल हमेशा। तो इसके कुछ एस्पेक्ट यहाँ पर देख लेते हैं। ये यहाँ पर मैंने हाईलाइट करके लिखा हुआ है कि आपको ये डेटा याद रखना है क्या, कि अगर एक कैपेसिटर के अंदर मेटल फिल किया है तो उसका कैपेसिटेंस होगा इनफाइनाइट, इवन उसे वायर से जस्ट कनेक्ट भी किया हुआ है तो भी उसका कैपेसिटेंस क्या रहेगा, इनफाइनाइट। ओके, पूछे। हमने अगर दो कैपेसिटर के बीच में टी थिकनेस का एक मेटल और दूसरा मेटल रखा तो वो भी इंडिपेंडेंट कैपेसिटर हो सकता है चार्ज इंड्यूस होने की वजह से। नहीं नहीं, कोई भी टाइप का मेटल रखोगे, कोई भी टाइप का मेटल रखोगे, सारे मेटल्स के लिए, कंडक्टर्स के लिए वही रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा। मतलब फ्लो ऑफ चार्ज होगा, प्लस वाला तुरंत माइनस को न्यूट्रलाइज कर देगा, इंडक्शन प्रोसेस होगी ही नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो पाए। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है, प्लस वाला नहीं चार्ज सर, हाँ पूछे एक बार फिर क्या। उसमें एक मेटल का प्लेट दूसरी प्लेट रखी तो चार्ज इंड्यूस कैपेसिटर हो सकता है क्या? नहीं नहीं, वैसा नहीं होगा, फिर वैसे पॉसिबल नहीं है। तो आपका क्वेश्चन एग्जैक्ट, आप एक क्वेश्चन फिर से बोले कि क्वेश्चन आपका एग्जैक्ट टारगेट क्या है, कि एक कैपेसिटर के उसमें क्या किया हुआ हमने, एक मेटल रख दिया है बीच में ऐसे, ओके, आप ये जानना चाह रहे हो ना, बीच में मेटल रखा है तो क्या होगा, कुछ थिकनेस का, तो बाकी तो एयर है ना, तो यहाँ पर कैपेसिटेंस रहेगा, सिर्फ इस पार्ट का नहीं रहेगा। तो ये जो टी बाई के है, आप ये फील करके करो कि जो के होता है वो इनफाइनाइट होता है, किसके लिए, मेटल्स के लिए। तो इससे क्या पता चलेगा कि ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, टी बाई के मतलब इनफाइनाइट, तो ये पार्ट हो जाएगा जीरो, सिर्फ क्या बचेगा, डी माइनस टी। तो मैंने बताया कि ये जो मटेरियल है यहाँ पे नो चार्ज, तो इसका मतलब जो बाकी बचा डी माइनस टी है उसका कैपेसिटेंस तो आएगा, तो सी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी।
इतना कैपेसिटेंस आएगा, वो टी बाई के करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि के क्या है, इनफाइनाइट। और यहाँ पे स्टोर कैसे होगा, स्टोरेज वही क्लियर है, ये आपने प्लस क्यू दिया तो यहाँ पे अब माइनस क्यू आएगा, इसके अपोजिट प्लस क्यू आएगा और फिर यहाँ पे माइनस क्यू आएगा। तो इस तरीके से दो कैपेसिटर यहाँ पे बन जाएंगे जिनका आंसर ये आएगा। ओके, तो इस तरीके से ये चीजें देख सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे फिर से वही पूरा डेराइव दिखाया हुआ है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का किस तरीके से ड्राइव करते हैं और कैसे पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो पैरेलल प्लेट क्या समझ में आया कि नहीं, एक बार रीड करें सब लोग। चले पैरेलल प्लेट का सब लोग रीड करेंगे, यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है, एक बार पूरा याद करें, फॉर्मूला पूरा याद रहे सबको, कुछ डाउट हो तो बताएं। पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो फॉर्मूला पूरा रीड कर लें। कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, वो जो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखी, और ये सी का फॉर्मूला, दो चीजें याद करें। ओके, चले तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दूसरे टाइप के कैपेसिटर्स की बात कर लेते हैं। उससे पहले ये वाला सेक्शन भी आप देख लें कि अगर हमने कुछ डाइलेक्ट्रिक वगैरह रख दिया है तो क्या पॉइंट हो जाता है। अगर पूरा फिल किया हुआ है डाइलेक्ट्रिक तो क्या होगा, ये के ऊपर रहेगा के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। डाइलेक्ट्रिक को मैंने पीछे भी बताया कि रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहाँ पर के की जगह एप्सिलॉन आर भी कई बार दे देता है, तो वो भी ध्यान रखेंगे। ओके, तो आई गेस ये वाला आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर की। चले तो बात करते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर की। यहाँ तक अगर किसी को डाउट हो तो अभी पूछ लो, हम एकदम नया पार्ट डिस्कस करते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर्स की। तो स्फेरिकल में बेटा एक तो होता है सॉलिड स्फीयर, वो मैंने डिस्कस कर दिया है। अभी बात करते हैं शेल टाइप का कैपेसिटर, मतलब कि दो कंसेंट्रिक सेल है, उन पे कैपेसिटेंस हमें निकालना है। तो हम बात करते हैं यार कि इनका कुछ रेडियस वगैरह होगा, मान लेते हैं इनर का रेडियस क्या है ए और आउटर का रेडियस है बी। डन, इनर का रेडियस क्या है ए और आउटर का रेडियस है बी, मतलब नेम भी दे देते हैं, इनर वाला स्फीयर क्या है ए और बाहर वाला स्फीयर का नाम है बी। डन, अच्छा अब देखना इनमें कुछ कनेक्टिविटी करते हैं कि लेट से, अच्छा एक चीज और यहाँ पर एक पैरेलल प्लेट में एक चीज और ध्यान देनी है। आप लोगों ने ये बताया ही नहीं, ये ध्यान नहीं दिया कि पैरेलल प्लेट में जब ये दो प्लेट होती हैं, याद है अगर हम इन दोनों को चार्ज देते हैं तो आउटर सरफेस पे भी चार्ज आ जाता है कुछ ना कुछ, तो वो क्या होता है Q1 प्लस Q2/2। तो एक चीज हमेशा ध्यान देना है कि हम इसको क्या करते हैं, ऐसे अर्थिंग कनेक्ट कर देते हैं। और याद है मैंने बताया था कि किसी भी प्लेट को अगर अर्थिंग किया तो आउटर का चार्ज क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ कहाँ रहती है, इनसाइड रहती है। तो ये सबसे खास बात ध्यान देना, ये मैंने यहाँ नोट्स में दिखाया भी होगा। ये अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को देखें तो यहाँ पे नोट्स में देखें ग्राउंडिंग की हुई है हमने, एक प्लेट को यहाँ पे ग्राउंडिंग किया हुआ है, अर्थिंग किया हुआ है। तो अर्थिंग करने से क्या फर्क पड़ा, आउटर साइड पे कोई भी चार्ज हमें दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये चीज एक अच्छी बात थी। देखें तो हम डिस्कस कर रहे थे स्फेरिकल कैपेसिटर, देखेंगे सब स्फेरिकल कैपेसिटर में अब दो सिचुएशन है हमारे पास। क्या सिचुएशन नंबर 1, हम बाहर वाले को ग्राउंड कर दें। देखो इसमें इन और आउट ग्राउंड करेंगे तो एकदम अलग आंसर बदल जाता है, याद रखना एकदम अलग। जबकि प्लेट में क्या होता था,
प्लेट में चाहे किसी भी प्लेट को कनेक्ट करो, यहाँ पे ध्यान दें, चाहे किसी भी प्लेट को कनेक्ट करो, इसको कनेक्ट करो या फिर हो सके तो इस प्लेट को कनेक्ट करो, किसी को भी ग्राउंड करो, वैल्यू सेम रहती थी। बट यहाँ पे बदल जाएगी, तो इसलिए हम दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक बार आउटर को कनेक्ट करेंगे और एक बार इनर को कनेक्ट करेंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन बदल जाएगा, जब आउटर को कनेक्ट करोगे तो चार्ज किसे दोगे? चार्ज इनर वाले को देंगे, लेट्स से क्यू चार्ज दिया, और यहाँ पर चार्ज किसे देंगे? अब आउटर वाले को देंगे क्यू चार्ज। क्लियर? तो अब हमें बताना है कि कितना दोनों का कैपेसिटेंस होगा, दोनों केसेस का। तरीका क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, आपको डेल्टा वी लिखना है। अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस लिख लिया तो काम बन जाएगा। तो मतलब हमारा टारगेट क्या है? मैं टारगेट लिख देता हूँ, टारगेट है टू फाइंड डेल्टा वी। मतलब आपको क्या फाइंड करना है? वी ए माइनस वी बी फाइंड करना है, डेल्टा वी, वी ए माइनस वी बी। ये अगर आपने निकाल लिया क्यू के टर्म्स में, तो बाकी बचा वाला पार्ट क्या हो जाएगा? सी। तो अब बताओ कौन निकाल सकता है वी ए और वी बी? वी ए और वी बी के बारे में डिस्कशन कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि इस सरफेस पे चार्ज कितना आएगा। इस सरफेस पे जब कनेक्ट करने के बाद चार्ज, क्यों? क्योंकि जब हम वी ए लिखेंगे तो कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल लिखना होता है हमें, वैसे वी बी लिखेंगे तो कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल लिखने के लिए आपको पहले क्या चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे चार्ज कितना आएगा। तो स्टेप्स किसे याद है? कोई स्टूडेंट बताए? अच्छा, कोई स्टूडेंट बताए किसे स्फेरिकल सेल का याद है? कौन ये निकाल सकता है कि इस वाले के पास चार्ज कितना आएगा? हमने बोला लेट्स से इसके पास कुछ स्मॉल क्यू चार्ज बचेगा, इसके पास कुछ स्मॉल क्यू चार्ज बचेगा। कैसे निकालते हैं ये स्मॉल क्यू? कौन आंसर कर सकता है? कैसे निकालते हैं कि ये स्मॉल क्यू कितना होगा? VB is equal to 0 करके। वेरी गुड। जिसको कनेक्ट किया है अर्थ से, उसका पोटेंशियल क्या कर देते हैं? जीरो से इक्वेट करने का ट्राई करते हैं। तो इसका मतलब क्या करेंगे? कंडीशन होगी दैट टू फाइंड द स्मॉल क्यू वीबी इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा? जीरो। अब बताओ वीबी किसके वजह से होगा? वीबी दो लोग के वजह से होगा, एक अंदर वाला स्फीयर और एक बाहर वाला स्फीयर। तो अंदर वाले स्फीयर की वजह से देखें वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंदर वाले स्फीयर की वजह से, अंदर वाले स्फीयर की वजह से होगी के कैपिटल क्यू डिवाइड बाय कितनी डिस्टेंस है? बी डिस्टेंस है, तो क्या आएगा? बी ही आएगा, प्लस के, ये खुद एक स्फीयर है तो के इंटू स्मॉल क्यू अपॉन इसकी रेडियस कितनी है? बी इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से पता चल गया कि क्यू इज इक्वल टू कितना आएगा? माइनस क्यू आएगा। डन, ये हुआ केस वन। अब मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन के लिए, तो इसमें ग्राउंड किसे किया गया है? ए को ग्राउंड किया है, तो इसमें पोटेंशियल किसका जीरो होगा? वी ए का जीरो होगा। तो वी ए लिख के बताएं आप, वी ए कैसे हो जाएगा? तो देखिए वी ए होगा एक तो खुद के वजह से, खुद के वजह से कितना होगा? के क्यू, अच्छा खुद की रेडियस कितनी है? ए, प्लस ये होगा बाहर वाले सेल के वजह से, बी के वजह से। तो बी के वजह से अगर हम बात करें तो बी के वजह से वहां पे कितना हो जाएगा? चले कोई आंसर करे, बी के वजह से स्फीयर ए पे बताएं। k cube by b। या गुड, सो के कैपिटल क्यू बाई बी, ये हो जाएगी वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। तो जरा देखो यहाँ पर आंसर जीरो नहीं आ रहा है, यहाँ पर आंसर क्या जा रहा है? क्यू इज इक्वल टू आएगा माइनस ऑफ ए बाई बी इंटू क्यू, ये आ रहा है। तो ये वो तरीका है, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, ये हम फाइंड तो फॉर्मूला करना चाह रहे हैं किसका? कैपेसिटेंस का। तो आप सोच रहे होगे सर सीधे फार्मूला बता दो, क्यों डेरिवेशन बता रहे हो? सीधे फार्मूला ही बता दें, क्योंकि मैंने बोला ही है क्लास 12th की फिजिक्स में जितना ज्यादा आंसर याद रखोगे, जितने ज्यादा फॉर्मूले याद रखोगे, उतनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे। बट एग्जाम के पैटर्न में वो ये भी ध्यान देते हैं कि आपको प्रोसीजर पता है कि नहीं। ये जो मैंने क्यों निकाला है ना, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है। मतलब आप पे डायरेक्टली क्वेश्चन ही आ जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज इन द इनर शेल। तो कैसे निकाल लेंगे? पोटेंशियल अगर कनेक्ट किया अर्थ से तो पोटेंशियल उसका जीरो करके। तो ये वो दो चीजें थी जो हमने सॉल्व कर ली क्यू की वैल्यू। अब फाइनली सॉल्व कर लेते हैं। तो पोटेंशियल एट बी तो जीरो हो गया है, क्या निकालेंगे? पोटेंशियल एट ए। तो बताएं पोटेंशियल एट ए क्या हो जाएगा? दो लोगों के वजह से होगा, एक तो खुद ए के वजह से होगा, तो ए के वजह से कितना हो जाएगा? के कैपिटल क्यू
बाई डिस्टेंस है ए, जबकि बी वाला बाहर है तो बी वाले की वजह से कितना हो जाएगा प्लस के क्यू बाई बी, ये हो गया वी ए। यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पे वी बी निकाल लेते हैं। वी बी कितना हो जाएगा, वी बी मतलब इस वाले पे हमें निकालना है पोटेंशियल, तो इस वाले पे क्या होगा, वो अंदर वाले चार्ज के लिए बाहर तक, अंदर वाला चार्ज मतलब के क्यू बाय डिस्टेंस कितनी बी, प्लस खुद के वजह से के क्यू बाय बी, ये हो जाएंगे दोनों के पोटेंशियल। अब थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं इनको भी, एक और अच्छे से लिखे, क्यू की वैल्यू रख दे, तो क्यू की वैल्यू क्या आ रही है माइनस क्यू, मतलब क्या आंसर आएगा के, क्यू कॉमन ले लिया हमने, आएगा 1/a माइनस 1/b, ये हो गया हमारा पोटेंशियल। अच्छा अब इसमें बात कर लेते हैं, तो इसमें वी बी क्या हो जाएगा, इसमें देखें क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी a/b² और ये वी बी इस तरफ, तो मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी के, नेगेटिव आएगी के क्यू a/b, सो a/b रखेंगे तो क्या हो गया b² प्लस के क्यू बाय बी। वी बी अगर हम फाइनली देखें तो के क्यू कॉमन ले लेते हैं और अंदर क्या आ जाएगा, अंदर जो वैल्यू आएगी के क्यू बाई बी पूरा कॉमन ले लेते हैं, तो सॉरी बी नहीं कॉमन लेते हैं, बी कॉमन ले लेंगे तो नहीं, हाँ 1/b अगर कॉमन लिया तो ये 1 बन जाएगा। ओके इसको थोड़ा सा हम लिख सकते हैं इस तरीके से एलसीएम लेके, सो इसको हम लिख सकते हैं b² आ गया क्या एलसीएम, इसको लिख सकते हैं a जो कि माइनस का a है प्लस b, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर इसकी वीबी की बात करें तो वीबी को हम लिख सकते हैं के क्यू b माइनस a बाई b² टाइप, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये वो फाइनल पैटर्न है कि इसका पोटेंशियल हुआ ये और इसका पोटेंशियल हुआ ये। अच्छा माइनस करना होता है तो माइनस वाला तो जीरो ही है, तो प्रॉब्लम नहीं है, यही ऑलरेडी क्या हो गया डेल्टा वी हो गया। अब कंपेयर कर दो, अगर आप कंपेयर करें, देखें कंपेयर करेंगे तो क्या है क्यू बाई सी होता है, मतलब ये पूरा चीज क्या आएगा अपॉन में आ जाएगा, तो सी इज इक्वल टू देखें क्या आएगा, के को हम क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू पूरी अपॉन में होगी, मतलब रुको मैं इसे और अच्छे से लिख देता हूँ पहले, वी ए इज इक्वल टू के की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो पूरा इनटू में है इसको अपॉन में ले आएंगे, सो अपॉन 1/a माइनस 1/b, क्लियर। तो इसका मतलब सी का आंसर हो जाएगा क्या अपॉन 1/a माइनस 1/b, ये हो गया सी। और अच्छे से अगर देखें तो वैल्यू हो जाएगी सी की 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a इंटू बी बाई a माइनस बी, सॉरी b माइनस ए, ये हुआ आंसर पहला जो हमें याद रखना है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बेटा याद क्या रखना है, याद ये रखना है। ये इसमें अगर देखें तो इसमें कंपेयर में b² के अपॉन पे ये चीजें आ जाएंगी b माइनस ए, तो अगर मैं इसका कंपेयर करूँ तो इसका सी आ जाएगा, इसका सी आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b² बाई b माइनस ए, ये आएगा। अब याद कैसे रखना है, ये आपको लॉजिक लगाना है, क्या जब ध्यान दें जब बाहर वाले को कनेक्ट करते हैं, जब आउटर को कनेक्ट करते हैं तो दोनों रेडियस यूज करते हैं ए और बी, जब बाहर वाले को कनेक्ट करते हैं, जब इनर को कनेक्ट करते हैं तो दोनों टाइम ए और बी की जगह बी और बी ही यूज करते हैं, तभी क्या आता है यहाँ पे b²। इस लॉजिक के साथ आपको याद रखना पड़ेगा। और अगर सॉलिड स्फीयर रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब R1 R2 होते ही नहीं है, डायरेक्टली सॉलिड के लिए क्या आ जाता है, सॉलिड के लिए सिंपल सी आ जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिर्फ R इंटू R ही आ जाता है। जबकि अगर डिफरेंट डिफरेंट रेडियस है, ए और बी दो रेडियस है, तो ए बी बाई बी माइनस ए, ये यूजुअली ये यूज होता है, याद रखना है कि जो यूजुअली है वो यही यूज होता है। ये बहुत ही रेयर केस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है जब हम इनर सेल को अर्थिंग करेंगे, तब के लिए है ये। तो इसमें कुछ डाउट है तो आप बता सकते हैं, मैं फिर से एक बार शो करता हूँ कि क्या सॉल्विंग की है।
इन स्टेप्स में किसी को भी कुछ डाउट है तो बताएं। यार याद रखना होगा, वही एक पॉइंट है और दूसरा कोई पर्सपेक्टिव है नहीं, याद रखोगे तो बेस्ट रहेगा। एक बार मैं ये दिखा रहा हूँ, दो टाइप के स्फेरिकल कैपेसिटर है, एक अगर इनसाइड वाले को पहले एक आउटर वाले को अगर अर्थिंग किया है और एक इनर वाले को अर्थिंग किया है। सब लोग पहले ये देखें एक बार, कुछ डाउट है तो मुझे बताएं, प्रॉपरली रीड करें, अच्छे से समझें, और कुछ डाउट है तो बताएं। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि अर्थिंग करने के बाद रिमेनिंग चार्ज क्या होगा, और ये बहुत ही स्टार मार्क है। ये ऐसा क्वेश्चन जरूर देखने को आपको मिलेगा कि इनर वाले को अर्थिंग किया हुआ है तो फिर क्या चार्ज मिलेगा बाहर वाले को। फिर हमने दोनों का पोटेंशियल लिखा और पोटेंशियल का फॉर्मूला याद किया। तो एक बार फॉर्मूला सब लोग याद कर लें अच्छे से। जब आउटर को अर्थ करेंगे तब ए बी दोनों रेडियस यूज करेंगे, और जब इनर को करेंगे तो सिर्फ आउटर रेडियस ही होगी, मतलब बी इंटू बी। इसमें कुछ डाउट हो तो पूछे यार, कोई कुछ पूछना चाहता है या कोई कुछ बताना चाहता है तो बता सकता है। किसी को कुछ कैलकुलेशन नहीं समझ आई हो, कुछ ऐसा? चले तो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर सेम सॉल्विंग यहाँ पर बताई गई है, प्रॉपर नोट्स है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, ये नोट्स बहुत ही अच्छे से आप ध्यान देंगे। व्हेन आउटर प्लेट इज ग्राउंडेड, तो फिर हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो हमने निकाला कि क्यू कितना रिमेनिंग होगा, फिर दोनों का हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला। और अच्छा ओके, इसमें हमने रेडियस स्मॉल आर और कैपिटल आर मान लिया है। यहाँ पे मैंने ए और बी से समझाया है, कंफ्यूज नहीं होना है। स्मॉल आर मतलब इनसाइड की रेडियस दी है और कैपिटल आर मतलब बाहर बड़ी वाली रेडियस है। ठीक है, ए बी से भी कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये हुआ। यहाँ पर बात करें तो ये फॉर्मूला हो गया किसके लिए, जो अभी हमने बोला कि अगर आउटर प्लेट ग्राउंडेड है, और यूजुअली यही फार्मूला ज़्यादा यूज होता है। दूसरा बात कर लेते हैं, व्हेन इनसाइड प्लेट इज ग्राउंडेड, अगर अंदर वाले प्लेट पे ग्राउंडिंग किया हुआ है तो क्या होगा। तो हम बात कर सकते हैं, अगर इनर प्लेट पे ग्राउंडिंग हुआ है तो हमने क्यू निकाला था, याद है क्यू क्या आया था, यही ए बाई बी। क्लियर? सो इनसाइड रेडियस और आउटसाइड रेडियस जितना है, फिर हमने चार्ज निकाल के फाइनली फार्मूला निकाला जो आप लोग को याद रखना है। डन। तो हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखा, उसका डेरिवेशन पूरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीच बीच में से चीजें पूछी जाती हैं। उसके बाद उसका इंपॉर्टेंट क्या है वहां पर कि फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए डायरेक्टली, पैरेलल प्लेट का याद होना चाहिए, और स्फेरिकल शेल का याद होना चाहिए, सॉलिड स्फीयर का याद होना चाहिए। लास्ट है हमारा थर्ड वाला, वो है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। देख लेते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अच्छा, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कितने लोग खुद से थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, मैं देखता हूँ। चले मैं बना देता हूँ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर आपके लिए, समझे। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर मतलब कुछ इस तरीके का कि ये एक इनसाइड प्लेट है और सेम रेफरेंस पे एक आउटसाइड प्लेट भी होगी। तो सेम प्लेट पे एक आउटसाइड प्लेट भी है ये। अब कुछ इस तरीके से, लेट से हमने इसे ग्राउंडिंग दिया हुआ है और अंदर वाले को हमने एक चार्ज दिया हुआ है क्यू, हमने इसे प्लस चार्ज दिया हुआ है क्यू। तो ऑफ कोर्स इनर से यहाँ पे प्लस प्लस आ जाएगा और इनर सरफेस पे आ जाएगा माइनस माइनस। डन। अब बात कर लेते हैं सेम
सपोज ये इसकी एक्सिस है, तो इसकी रेडियस है मान लेते हैं ए, और जो पूरी टोटल रेडियस है ये बाहर वाले की रेडियस है कुछ भी। अब इस फॉर्मेट में हम सॉल्व कर लेते हैं सिलेंडर का। तो अब आप समझ गए होंगे कि सिलेंडर के लिए अगर सॉल्व करना है तो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस बन जाएगा। क्या कि यहाँ से यहाँ क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर आपको पोटेंशियल लिखना है तो आप लिख सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी, और इस केस में फील आ गया होगा कि डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा बी माइनस ए। तो मतलब मेन टारगेट है बेटा, टारगेट क्या है, ई फाइंड करके लेके आओ। तो बताओ कौन फाइंड कर सकता है, कोई बताए कैसे फाइंड कर सकते हैं, ई कैसे फाइंड कर सकते हैं हम सिलेंडर के लिए। ई का फॉर्मूला सिंपल है काफी, उतना कुछ नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको। याद है बताया था कि सर वो गॉस लॉ जब जाते हैं से या हमने डिराइव किया था एज अ वायर हमने डिराइव भी किया था, गॉस लॉ से यूज करके डिराइव भी किया था, और डेरिवेशन पे जो रिजल्ट आया था वो क्या आया था कि इसका जो फॉर्मूला होता है ये इनफाइनाइट मान लेते हैं, तो ये कैसे आता है, एज अ वायर, एज अ वायर। बताओ यार इनफाइनाइट वायर का फील्ड का फॉर्मूला कोई कैसे निकालते हैं, इनफाइनाइट वायर का फील्ड का फॉर्मूला कोई बताए। 2k लैम्डा बाय आर। के लैम्डा बाय अबे इनफाइनाइट प्लेट का 2k लैम्डा बाई आर। गुड, ठीक है, 2k लैम्डा बाई आर, के की वैल्यू लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लैम्डा की वैल्यू लिख देते हैं। सो 2k की वैल्यू हो गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी q इंटू क्यू बाई एल, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी q बाई एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ अपॉन आर। तो देखो ई की वैल्यू क्या आ गई, ई की वैल्यू आ गई 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल इंटू आर। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये जरूरत नहीं है क्यू बाई एल, मैं इसलिए लिख रहा हूं, मैं आपको फिर से बताऊं मैं क्यू बाई एल क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि पोटेंशियल में क्यू से कंपेयर करके बाकी बच्चे को सी लिखते हैं। बाकी अगर हमें एग्जाम में याद हो तो एग्जाम में मैंने बताया था कि लेमडा याद रखना, आपके बोर्ड्स में भी ये वाला क्वेश्चन काफी आता है इनफाइनाइट वायर का, तो वहां पे लेमडा रखना। बट मुझे ऑलरेडी पता है कि हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्यू चाहिए, तो हम लेमडा को एल के टर्म्स में लिख सकते हैं बाद में। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम आ गई, देखो क्या, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तो वेरी कर रही है रेडियस के हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से। आर क्या है, आर होती है यहाँ से डिस्टेंस, ये आर कहाँ पे आपसे पूछा है, तो ये वेरी कर रहा है ना, तो इसका मतलब क्या, v इज इक्वल टू ई इंटू बी लगा सकते हैं क्या, नहीं, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। याद है अगर वेरिएबल है तो पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, कोई बताएगा अगर ई वेरिएबल है तो क्या कैसे निकालते हैं पोटेंशियल, इंटीग्रेट करेंगे ना। या तो इंटीग्रेट का क्या रिलेशन होता है, माइनस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर। याद आया सबको, और डी आर की लिमिट कहाँ से कहाँ तक हमें चाहिए, हमें चाहिए सर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर बन जाता है कि इस तरीके से सॉल्व करेंगे। v इज इक्वल टू, देखो ये सब तो कॉमन आ जाएगा, इस सब की तो कोई दिक्कत नहीं है, तो लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब तो बाहर रहेगा, अंदर सिर्फ क्या रहेगा 1/r डी आर, लिमिट क्या है a टू b। अब हमें पता है 1/r का इंटीग्रेशन क्या होता है ln r, तो ln r या 1/x का ln x होता है, लिमिट क्या है a टू b, तो इसका मतलब क्या होगा ln b माइनस ln a, तो ये क्या बन जाएगा ln b माइनस ln a, मतलब ln b बाई a। तो आंसर आएगा लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b बाय a। ठीक, तो इस तरीके से हमारी ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, जो चेंजेस यहाँ पर आने वाले हैं। अब पोटेंशियल के बाद हमें क्यू चाहिए था, तो लेमडा को मैंने बताया ना कि आप हटा दो लेमडा को और क्या लिख दो क्यू बाई एल, डन। तो ये जो इतनी चीज रिमेनिंग है, क्यू को छोड़ के ये जो रिमेनिंग है इसी को क्या बोलते हैं, सी। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे क्यू लिख सकते हैं, और इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल अपॉन, ये जो एल एन बी बाई ए है उसे अलग से रख देते हैं, तो ये एल एन बी बाई ए अलग से रख गया, ये बन गया हमारा सी। तो ये फाइनल आपको फॉर्मूला याद रख लेना है। अब मैं
बोलूंगा कि क्या ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं। ये जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है इसके आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बट यार याद रखना कि अगर एग्जाम में आएगा तो फिर सॉल्व नहीं कर पाओगे इतना सारा। तो मैं पहले से बताता हूँ, जितने ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले याद कर सको तो याद रखेंगे। आंसर होगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L बाई ln B बाई A। और पक्का कंपेयर कराने के लिए क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे सिलेंड्रिकल स्फीयर में क्या आंसर होता है कैपेसिटेंस का। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग याद रखो तो बेटर रहेगा। अगर याद नहीं रखा तो भी चल जाएगा काम, नॉट अ प्रॉब्लम। बहुत रेयर ही ये पूछा जाता है, बट अगर एग्जाम में देखोगे तो पूरे चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन आने वाला है। टेस्ट में छोड़ दो चलेगा, बट अगर वही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी ना। तो इसलिए मैं सारे स्टूडेंट को प्रेफर करता हूँ कि आप लोग याद रखेंगे सारे फॉर्मूले। तो आज हमने सारे टाइप के कैपेसिटर डिस्कस कर लिए और उनके कैपेसिटेंस के फॉर्मूले। कल मैं पूछूंगा यार सबको ये फॉर्मूले याद रहने चाहिए तो बेटर रहेगा। क्लियर? चलो एक बार देख सर लेते हैं। वो v इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन है ना, फिर उसकी वजह से वो a बाई b नहीं हो जाएगा? ओके हाँ, पोटेंशियल ये नेगेटिव रहेगा, माइनस ए बाई बी। ओके, ए बाई बी हो जाएगा, बट प्रॉब्लम ये है कि लॉग में आप लेस देन 1 की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी ना, कैपेसिटेंस नेगेटिव हो नहीं सकता। तो बी बाई ए ही आना चाहिए, हायर बाई लोअर ही आना चाहिए। तो इसका मतलब हमने क्या गड़बड़ की है देख लेते हैं थोड़ा सा। हमने यहाँ पे जो नेगेटिव लगाया हुआ है, जो लिमिट लगाई हुई है, एक चीज ये नहीं ध्यान दी, ये तो डेल्टा वी है ना। क्लियर? तो डेल्टा वी में हमने क्या किया है, ए माइनस बी किया हुआ है। तो ऑफ कोर्स ए माइनस बी की वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी, क्यों? क्योंकि वी बी इज ग्रेटर देन वी ए। सॉरी, माय मिस्टेक, वी बी ज्यादा नहीं होगा, जो हम आउटर जा रहे हैं। ये डेल्टा वी हमने लिखा हुआ है क्या, ए टू बी, ए टू बी। ए टू बी का मतलब होता है हम जो सॉल्व कर रहे हैं डेल्टा वी हमें चाहिए ए टू बी, तो मतलब कि डेल्टा वी होना चाहिए वी बी माइनस वी ए। ओके ओके, तो हमने क्या लिमिट यूज किया, हमने लिमिट यूज किया ए टू बी। तो इसका मतलब डेल्टा वी कैसे लिखेंगे, ए टू बी का फाइनल माइनस इनिशियल, वी बी माइनस वी ए। और हमें पता है कि वी बी इज लेस देन वी ए, इसलिए हमने लिमिट अगर ए टू बी ली है ना तो हमारा आंसर नेगेटिव आना चाहिए। तो अगर हमने ए टू बी सॉल्व किया है तो लिमिट क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। डेल्टा बी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो एक वी हमने इसको सॉल्व किया है, ये हमें डेल्टा वी पता होना चाहिए कि ये डेल्टा वी ऑलरेडी नेगेटिव आने वाला है। ये नेगेटिव और ये जो इसका माइनस आएगा कॉमन, इसको हम हटा देते हैं यहाँ पे। ये जो माइनस इनका कॉमन आएगा और लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस दोनों कैंसिल आउट होंगे। तो थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि हमने लिमिट ए टू बी लिखी है, ए टू बी का मतलब होता है वी बी माइनस वी ए। और हमें पता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पोटेंशियल डिक्रीज करता है, मतलब वी बी का पोटेंशियल कम है वी ए से। ओके, तो यार ये देखो क्लास में क्लास अटेंड करने का मतलब ये कि मैं पूरा सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ, पूरी सॉल्विंग प्रोसेस आपको समझा रहा हूँ। तो जब मैं सॉल्व करता हूँ आप उस टाइम पे फोकस काफी रहे कि यार मैंने कैसे सॉल्व कर दिया, मैंने किस चीज को क्या लिख दिया, वो उसके अकॉर्डिंग। बाकी नोट्स तो आपको मिल ही जाएगा, नोट्स में तो सारी चीजें हैं। तो नोट्स में देखो बाई गॉस लॉ, हमने पूरा गॉस लॉ लिख दिया है। बाई गॉस लॉ हमने पहले पूरा फॉर्मूला निकाल लिया ई का, जो कि हमें डायरेक्टली पता था। हमें पता है कि ई इज वेरिएबल है, तो हमने फिर उसको सॉल्व किया। ये सही नहीं है, इसमें प्रॉपरली होना चाहिए था, 2 माइनस लगने चाहिए थे कि v इज माइनस ऑफ दिस, और दोनों माइनस क्या हुए, कैंसिल आउट हुए, दिस माइनस एंड दिस डेल्टा v इज आल्सो नेगेटिव, तो दोनों माइनस क्या होते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। और यहाँ से v की वैल्यू आ गई, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln v बाई a इस टाइप में आ गया। तो यहाँ तक हमने कैपेसिटर पे क्या क्या चीजें पढ़ ली, हमने कैपेसिटर के सारे फॉर्मूले डिस्कस कर लिए हैं कि कैपेसिटेंस में किस तरीके के फॉर्मूले रहेंगे। तो हमने पहले डिस्कस किया है कैपेसिटर, उसमें से ये भी डिस्कस किया है कि कैपेसिटर और बैटरी में क्या डिफरेंस है, और फिर कैपेसिटर के सारे फॉर्मूले डिस्कस किए हैं, पैरेलल प्लेट के लिए और स्फेरिकल के लिए, स्फेरिकल में इन एंड आउट के लिए, और
सिलेंड्रिकल के लिए। सारे फॉर्मूले मैं चाहता हूँ कल याद रखें आप लोग। कल मैं पहले काफ़ी सारी चीज़ें पूछूंगा, उसके बाद आगे डिस्कस करूंगा। अभी तक किसी के कुछ डाउट हो तो बता दें, अदरवाइज आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ओके ओके देन, गुड बाय एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं इसके आगे। एक बार पढ़ लेना प्रॉपरली सब लोग। ओके, गुड बाय।